तो आज हम देखेंगे क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 जो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में हम लोग सीखेंगे क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड एक्सप्रेशन, और फाइनली इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कहाँ पे इसको स्टोरेज करते हैं और इससे रिलेटेड एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। When plants of same kinds are grown and cultivated at one place in large scale, it is called crop। तो क्रॉप क्या होता है? क्रॉप होता है जब हम काफ़ी सारे प्लांट्स एक ही काइंड के एक जगह पर ग्रो करते हैं तो उसको कहते हैं क्या? क्रॉप। जैसे कि जो हम लोग वीट का प्रोडक्शन करते हैं, जो गेहूँ होता है उसकी जो खेती होती है, तो वो क्या होती है? ऐसा तो नहीं होता है कि एक प्लांट लगा दिया यहाँ पे फिर एक प्लांट लगा दिया 10 मीटर दूर। ऐसा नहीं होता है। एक ही साथ काफ़ी सारे प्लांट्स को एक ही साथ लगा देते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा क्रॉप। अब क्रॉप कितने टाइप के होते हैं? या तो होता है सीरियल्स, या होता है वेजिटेबल्स, या होता है क्या? फ्रूट्स। ठीक है, चलिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। तो अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? किस किस टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं? तो ये डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, और ये वेरी करते हैं कि हर जगह पर टेम्परेचर का जो कम होना या ज़्यादा होना होता है वो एक रीजन से दूसरे रीजन पे हमारा चेंज होता रहता है। ह्यूमिडिटी भी चेंज रहती है। जैसे कि जो हमारे वो इलाके हैं जो सी के आसपास है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और जो डेजर्ट के पास है उनकी ह्यूमिडिटी डिफरेंट होती है। तो इस तरह से रेनफॉल भी उनकी डिफरेंट होती है। हर जगह पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल वेरी करता रहता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रॉप्स होती हैं, और ये चीज़ें इस पे भी डिपेंड करती हैं कि हमारा सीज़न कौन सा है, विंटर सीज़न है या समर सीज़न है, तो इस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न कितने टाइप के होते हैं? ये खरीफ क्रॉप होता है, ये रबी क्रॉप होता है। ये दो मेजर टाइप की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये दो मेजर टाइप के होते हैं। कौन कौन से? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। ठीक है, ये खरीफ क्रॉप कब होती हैं? ये रेनी सीजन में होती है, जून से सितंबर के बीच में होती हैं। उसके कुछ एग्जांपल हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। रबी क्रॉप्स कब कब होती हैं? विंटर सीजन में होती हैं, अक्टूबर से मार्च में होती हैं। व्हीट, ग्राम और पीज, मस्टर्ड आर सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स। ओके, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो किस तरह होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग को सॉइल प्रिपरेशन करना पड़ता है। सॉइल को जो प्रिपेयर करते हैं उसके बाद होती है सोइंग। ठीक है, बीज को डालना, किस तरह डालते हैं और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद होती है एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर फर्टिलाइज़र क्या हेल्प करते हैं? जो हमारी क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बराबर रखने के लिए, या कभी ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए, या फिर अगर कम हो जाती है तो ज़्यादा करने के लिए, मतलब एक बैलेंस बनाए रखने के लिए हम लोग मैन्योर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। मैन्योर हमारा नेचुरल होता है और फर्टिलाइज़र हमारा क्या? आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल इन द सेंस केमिकल्स, राइट, जो केमिकली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद करते हैं इरिगेशन, मतलब पानी डालना और ये सब। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। और वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो प्लांट होते हैं जो क्रॉप्स के साथ ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जो प्रोड्यूस होता है लेकिन वो हमारे लिए यूजेबल नहीं रहते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? उनसे बचाना पड़ता है हमारी क्रॉप्स को, क्योंकि वो जो वीड्स होते हैं वो भी प्लांट्स होते हैं और वो क्रॉप्स का न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है? क्रॉप्स को कम न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है और हमारी प्रोडक्शन और हमारी यील्ड क्या हो जाती है? कम। उसके बाद करते हैं हार्वेस्टिंग और फाइनली स्टोरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हम लोग ये इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे। पहले सॉइल प्रिपरेशन, फिर सोइंग, फिर एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और फिर फाइनली स्टोरेज। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किससे करते हैं? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल टू अलाउ रूट्स टू गो इन डीप सॉइल। तो हम सबसे पहले जो सॉइल होती है वो हार्ड होती है, तो हार्ड सॉइल को हम लोग को क्या करना पड़ता है? लूज़ करना पड़ता है। लूज़ करने का मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव ये होता है कि हम सॉइल को फ्लफ़ी बना देते हैं, उसके अंदर पोर्स डेवलप करते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से फ्लो हो पाएँ, और जो हमारा उसमें जो गैस होती है वो अच्छे से गैस हमारे उसका एक्सचेंज होता रहे, जो गैस बन रही है वो बाहर जाए और जो बाहर से अंदर आ जाए। तो इस चीज़ों के लिए हम लोग का करना पड़ता है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यही जो पॉइंट लिखूँ इसमें लिखा है लूज सॉइल अलाउ रूट्स टू ब्रीथ प्रॉपरली।
अब जो अगर सॉइल हमारा बहुत हार्ड होगा तो क्या होगा, उसमें पोर्स कम होंगे। अब पोर्स कम होंगे तो एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो रूट्स के पास भी अच्छे से जो रिक्वायर्ड गैसेस होती हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है लूजन सॉइल अलाउ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स टू ग्रो इन सॉइल एंड फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। तो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो अगर अच्छी से गैस फ्लो होगा तो जो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स अंदर होते हैं जो सॉइल के, वो एक तरीके से उनमें रिएक्शन टाइप का होता है और वो फिर एक्स्ट्रा सॉइल को लूजन कर देते हैं और हमारे लिए ह्यूमस का भी प्रोटेक्शन करते हैं। ह्यूमस भी क्या होते हैं, ह्यूमस भी हमारे क्रॉप की प्रोडक्शन और ईल्ड बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करती है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है रिलीजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल एंड टेकिंग दैट सॉइल टू द टॉप। ठीक है, एज टॉप लेयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ। तो जो हमारे अंदर की सॉइल होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, तो वो जो भी सॉइल जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, ये लूजनिंग ऑफ सॉइल की वजह से वो जो इम्पोर्टेंट सॉइल होती है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ऊपर आ जाती है। अब ऊपर आ जाने से क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सॉइल का पोर्शन होता है वो ऊपर वाला ही होता है, जिससे रूट्स को, हमारे प्लांट को और हर चीज़ जो भी प्लांट के लिए रिक्वायर्ड और एसेंशियल होती है वो टॉप पार्ट ऑफ सॉइल से ही मिलती है। ठीक है, फिर क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टायरनिंग इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लफिंग। ओके, प्लाइंग या प्लफिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लफ्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड एंड आयरन। अब ये प्लफिंग और टिलिंग तो कहते हैं, अब ये करते कैसे हैं, सॉइल प्रिपरेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, तो हम लोग या तो वो प्लफ से करते हैं। प्लफ क्या होता है, प्लफ एक टूल होता है जो वुड और आयरन से, लकड़ी और लोहे से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो ये कुछ इस तरह दिखते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स। अब ग्रेन्स की साइज में हम लोग उसे ब्रेक कर देंगे और इसकी जो पोरोसिटी होती है, जो परमिबिलिटी होती है, वो हम लोग क्या बढ़ा देंगे। तो बढ़ाने से क्या होगा, हमारा जो प्रॉपर जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो हम लोग को मिलने लगेंगी। ठीक है, और हमारा जो प्लांट्स के और रूट्स के लिए एसेंशियल होता है, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैस होती है, तो वो हर चीज़ उसे मिलने लगेगी। क्या वो करते कैसे है, उसके इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ये होता है, एक तो होता है प्लफ, एक होता है हो, और एक होता है कल्टीवेटर। अब वो कुछ इस तरह दिखते हैं। प्लफ होता है कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक प्लफ शाफ्ट होती है, एक प्लफ शेयर होता है और एक बीम होती है। बीम इसको सपोर्ट करने के लिए होती है। वो सपोर्टर या तो जो हमारे बुलक्स होते हैं उनके ऊपर रख के इसको चलाया जा सकता है। ठीक है, या और भी तरीके होते हैं, जैसे कि हो गया। ठीक है, कल्टीवेटर हो गया, तो इसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं। तो सबसे जो पुराना तरीका होता है, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, वो इस तरह से होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, यही चीज़ हमारी सॉइल में जाती है और हमारी सॉइल को क्या कर देती है, एक तरह का मिक्सचर टाइप बना देती है, जिससे सॉइल हमारी प्लफी हो जाती है। ठीक है, लूजन हो जाती है। फिर एक आता है हो। ठीक है, इसका डायग्राम आप लोग बना लीजिए। जितनी भी स्लाइड में बता रहा हूँ, सारा स्लाइड्स में जो जो पॉइंट लिखे हैं वो आपको सभी के सभी नोट डाउन करने हैं, क्योंकि जब वो क्वेश्चन हो गए वो आपकी स्लाइड में जो लिखा हुआ है उसी से आएंगे। ठीक है, और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको भी अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि जो एक्सप्लेनेटरी टाइप क्वेश्चन होंगे वो आप तभी समझ बता पाएंगे जब आप अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, तो हो इस टाइप का दिखता है, जिसमें एक वेंट प्लेट होती है, ग्रिड होती है, एक हैंडल होता है, बीम होती है, और फाइनली ये क्या, जिससे ये सारी चीज़ें अटैच होती हैं, वो होता है रॉड। ठीक है, फिर ये कल्टीवेटर होता है। कल्टीवेटर चला जाता है ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर में लगा के कल्टीवेटर को चलाते हैं। सोइंग कैसे करते हैं, टूल्स यूज फॉर सोइंग, ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, ये ट्रेडिशनल टूल है, तो इसमें क्या होता है, एक कोन टाइप का होता है, एक कोन टाइप की एक असेंबली बनाते हैं ये लोग, और उससे क्या होता है, जो हमारी ब्लॉक्स होती हैं वो चलती जाती है, जॉक्स होती है चलती जाती है, और ये जो कोन टाइप की असेंबली होती है उसमें उससे पाइप जुड़ा हुआ था, और पाइप फाइनली ग्राउंड के अंदर जाता है, ये होती है। ठीक है, ये चीज़, और ये फाइनली ग्राउंड के अंदर जाता है। अब क्या होता है, जैसे कि बुलक चलते जाते हैं तो ये चीज़ भी आगे बढ़ती जाती है, और जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो इसमें सीड डालते जाते हैं और सीड हमारे अंदर इम्प्लांट होते जाते हैं। तो इसी तरह ये हमारी हो जाती है ट्रेडिशनल सोइंग। और दूसरी सोइंग क्या होती है, ये होती है सीड ड्रिल से।
इसमें हम लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं और इसमें भी जो उसका प्रॉपर इम्प्लीकेशन होता है वो इसी तरह होता है जैसा कि हमारा ट्रेडिशनल टूल में होता है। बस इसमें क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, सीड ड्रिल का जो हमारा मॉडर्न टूल है, सीड ड्रिल को मॉडर्न टूल भी कहते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन देता है और जो सीड होते हैं वो डीपर होते जा सकते हैं, ठीक है, डीपर उसको इम्प्लांट कर देता है ट्रेडिशनल टूल से, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल में क्या डिफरेंस है, तो ट्रेडिशनल टूल में आप लोग बता सकते हैं जो ट्रेडिशनल टूल होता है वो हमारा पुराना टूल है, सीड ड्रिल हमारा मॉडर्न टूल है, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि हम लोग इसमें हम लोग ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग जो सीड ड्रिल होता है उसमें हम लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं या और कोई दूसरी मशीनरी का यूज़ करते हैं, ये दूसरा हो गया। थर्ड चीज़ क्या होता है, ट्रेडिशनल टूल में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, सीड ड्रिल में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होता है। थर्ड थिंग फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ट्रेडिशनल टूल में हमारा ज़्यादा डीपर नहीं जाता है सीड होता जो होता है, और सीड ड्रिल में हमारा ज़्यादा डीपर जाता है ना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। अगला चीज़ क्या है, हेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर इज तो मैन्योर हमारा क्या हो गया, मैन्योर तो जैसे मैंने बताया मैन्योर हमारा नेचुरल होता है और फर्टिलाइजर हमारे केमिकल होते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल टू रिप्लेनिश सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। सेकंड पॉइंट क्या है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड बाय प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। मैन्योर ऑल्सो इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो मैन्योर होता है वो हमारा न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ सॉइल टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है और हमारा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव करता है। फोर्थ चीज़ क्या हो गई, इट मेक्स सॉइल पोरस एंड अलाउ इजी गैस एक्सचेंज। अब इजी गैस एक्सचेंज होगा तो CO2 अच्छे से मिलेगी, O2 अच्छे से उसकी जाएगी और जो भी जब गैसेस रिक्वायर्ड होती हैं उनका एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा, तो हमारी जो प्रॉपर ग्रोथ होगी क्रॉप की वो हो पाएगी, ठीक है। और सॉइल पोरस भी करती है जिससे जो हम लोग प्लफिंग और लूजनिंग जो इसको कहते हैं उसी से करते हैं, ठीक है। तो सॉइल पोरस भी हो जाती है मैन्योर से। मैन्योर इज रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का ये नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए ही डालना पड़ता है। अब जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर कंपाउंड रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ये कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में ही रिच होते हैं। जैसे हम लोग को पता चल जाता है जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में कि आपको विटामिन ए की कमी है, इस चीज़ की कमी है, तो हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरह जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो प्लांट्स के लिए होते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो हम लोग फर्टिलाइज़र उससे उस न्यूट्रिएंट से रिलेटेड फर्टिलाइज़र डाल देते हैं और हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फर्टिलाइज़र हमारे केमिकल होते हैं और ये क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, लेकिन मैन्योर ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये हो जाते हैं मैन्योर के एडवांटेजेस। ये है टेबल फर्टिलाइज़र और मैन्योर से रिलेटेड, तो इसको देख लेते हैं। और फर्टिलाइज़र इज एन ऑर्गेनिक सॉल्ट। Manure is a natural substance obtained by decomposition of cattle dung, human waste and plant residue. Second point क्या है, fertilizer is prepared in factories, manure can be prepared in the fields. Third point क्या है, fertilizer does not provide any humus to the soil, manure provide a lot of humus to the soil. Humus क्या होता है ये आप लोग सर्च करेंगे। फोर्थ चीज़ क्या होती है, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये लेस रिच होते हैं लेकिन ये ओवरऑल सारे न्यूट्रिएंट्स इनमें होते हैं, लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें। लेकिन क्या होता है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट में ही होते हैं। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में कोई न्यूट्रिएंट चाहिए तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़ता है। और ये ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस आप सर्च करेंगे डिक्शनरी में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर क्या होती है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट लेवल्स।
अब वाटर का रिक्वायरमेंट क्या होती है? इट इज़ एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, टू मेंटेन हेल्दी मॉइस्चर ऑफ सॉइल। तो ये हो गया हमारा क्या? इरीगेशन। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। सोर्स ऑफ इरीगेशन क्या है? वेल्स। जो इरीगेशन करते हैं वो किससे करते हैं? वाटर कहाँ से लाते हैं? वेल से लाते हैं, ट्यूबवेल से लाते हैं, पॉन्ड से आता है, लेक से आता है, रिवर से आता है, डैम से आता है या कैनल से आता है। मेथड क्या है इरिगेशन करने के? ये ट्रेडिशनल मेथड है जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। एक होता है मोट, चेन पंप, डेकली, राहत। जो मॉडर्न मेथड होते हैं वो क्या होते हैं? स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। हम ये सारे देखेंगे। इनकी इमेज मैंने आगे बना रखी है, ठीक है, तो उससे मैं आपको समझाऊंगा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहले आता है हमारा मोट। तो मोट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? वाटर को लेते हैं, वाटर निकालते हैं और हम लोग वाटर को अपने फार्म में डाल देते हैं। फिर आता है चेन पंप। चेन पंप कुछ इस तरह से दिखता है। उसमें वाटर को लेते हैं, इस तरह की असेंबली बनाते हैं, इस तरह की असेंबली बनाते हैं, पानी आता है, इस असेंबली में जाता है, ये चीज़ घूमती रहती है और पानी हमारा यहाँ से हमारे फार्म में जाता रहता है। ढेकली कुछ इस तरह दिखते हैं। राहत, ये पुराने तरीके हैं। अभी आ गए हमारे नए तरीके, स्प्रिंकल सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक मोटर या इंजन या मशीन के द्वारा पानी इसमें लिया जाता है और इसको किसी आउटपुट कहाँ दे देते हैं? आउटपुट देते हैं हम लोग कुछ स्प्रिंकलर सिस्टम्स में, जो कि हमारे फार्म में या हमारे जो खेत होते हैं जहाँ पे क्रॉप्स लगी होती हैं उनमें क्या करता है? वाटर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, कुछ इस तरह। नेक्स्ट क्या है? ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि मोटर होती है, मशीन होती है, वो हमारे पानी को पहले तो लेती है, सक करती है नीचे से, और उसके बाद क्या करता है? आउटपुट दे देती है। कहाँ पे आउटपुट दे देती है? एक अंडरग्राउंड एक नेटवर्क रहता है, उसमें सीड्स को जो होता है और जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इवनली पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये होता है हमारा क्या? ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जैसे नाम ही लिखा हुआ ड्रिप, ड्रिप मतलब एक एक बूंद करके, तो इस तरह उसमें हमारे पानी को सप्लाई किया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो विद द क्रॉप्स। ये हमारे अनडिजायरेबल, ये हमारे डिजायर्ड प्लांट्स नहीं होते हैं, ये हमारे अनडिजायर्ड प्लांट्स होते हैं जो कि हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वीड्स। वीड्स टेक, अब वीड्स हम लोग को क्यों नहीं, अब प्रॉब्लम क्या है वीड्स से? वीड्स का प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे क्रॉप्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में होते हैं, वीड्स भी उनको भी ले लेता है। तो हमारे क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं वो कम रह जाते हैं, ठीक है, इसलिए वीड्स का रिमूवल इम्पोर्टेंट है। अब रिमूवल ऑफ वीड्स क्या होता है? इसको कहते हैं वीडिंग। रिमूवल ऑफ वीड्स को कहते हैं वीडिंग। सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है रिमूवल करने का वीड्स को? बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। बेस्ट टाइम ऑफ रिमूवल फॉर वीड्स। अब किस तरह रिमूव कर सकते हैं हमको? मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल किस तरह होता है? अपरूटिंग और कटिंग, या तो उसका रूट से ही निकाल दो या फिर उसको कट कर दो, ठीक है, जैसे ही बाहर आ उसको कट कर दो। ये खुरपी से या सीडर से किया जाता है। केमिकल रिमूवल करते हैं वीडिसाइड से, बाई स्प्रेइंग। कुछ स्प्रे आते हैं, उनको हम लोग जैसे उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं हमारी जो फसल होती है, जो क्रॉप होती है उसके ऊपर, तो जो वीड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम जो ये केमिकल से अपने क्रॉप्स के ऊपर तो नहीं डाल रहे हैं, तो ये बस इस चीज़ का ध्यान दे के हमें आगे बढ़ना होता है। फिर आती है क्या? हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स आर ईदर पुल्ड और कट क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, या तो हम लोग उसको पुल करके निकालते हैं या फिर ग्राउंड के बिल्कुल ग्राउंड से टच करते हुए उसको कट कर देते हैं, ठीक है। मैनुअली ये होता है स्पिकल से, और मशीन से अगर करना होता है तो हम किस मशीन से करते हैं? वो होता है हार्वेस्टर। सिकल कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। इन द हार्वेस्टर क्रॉप द ग्रेन सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम chaff बाय थ्रेशिंग और विनोइंग।
जो हमारी हार्वेस्ट जो क्रॉप होती है उसको हार्वेस्ट करने के बाद हमें उसको जो ग्रेन होता है ग्रेन को साफ से अलग करना होता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं या तो थ्रेसिंग या विनोइंग प्रोसेस। थ्रेसिंग हमारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस ही है, विनोइंग इंडस्ट्रियल जैसे थ्रेसिंग जैसे काफ़ी ज़्यादा है, जो क्रॉप हमारी काफ़ी ज़्यादा है तो हमें क्रॉस थ्रेसिंग का यूज़ करना पड़ता है। और जैसे जो फार्म है वो बहुत छोटा है कि थ्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको विनोइंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टोरेज। तो स्टोरेज क्यों करना पड़ता है? जो क्रॉप्स होती हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट हमारी जो क्रॉप हम लोग क्रॉप ग्रेन्स होते हैं थ्रेसिंग या विनोइंग करने के बाद जो क्रॉप ग्रेन्स हम लोग को मिलते हैं, हम लोग को ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कहीं वो ख़राब तो ना हो जाए। ख़राब किससे हो सकता है? या तो मॉइस्चर से, या रेट्स, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ख़राब कर सकते हैं। तो हम लोग को अब ये ठीक है स्टोरेज इसलिए करना होता है, तो हम लोग कैसे करें स्टोरेज? तो स्टोरेज करने से पहले हमें जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उसको सन के जो कुछ क्रॉप्स, ये नहीं है कि सभी को सन के अंदर ड्राई करना होता है मॉइस्चर रिमूवल के लिए, कुछ को मॉइस्चर रिमूवल के लिए नहीं रखना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बिफोर स्टोरेज क्रॉप्स आर ड्राइड अंडर सन टू रिमूव मॉइस्चर। ठीक है, तो जो हमारे क्रॉप्स होती हैं उनको ड्राई किया जाता है सन में मॉइस्चर रिमूव करने के लिए। इससे क्या होता है, दिस प्रिवेंट्स अटैक बाय इंसेक्ट पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो इंसेक्ट पेट्स नहीं आएंगे, बैक्टीरियाज और फंजाई से ये हम लोग हमारी जो क्रॉप है उसको बचा सकेंगे। अब फार्मर जो होते हैं वो कहाँ रखते हैं, किस तरह रखते हैं? तो जो स्टोरेज में किस तरह रखते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि जाके उस पर रख दिया हमारा जितना भी ग्रेन्स हुआ उसको एक जगह पे जाके रख दिया, इस तरह तो होता नहीं है। तो हम लोग बैग्स में रखते हैं। बॉक्स किस टाइप के होते हैं? या तो जूट बैग्स होंगे, मेटेलिक्स बैग्स होते हैं। अगर बड़ी बड़ी जो जगह होती हैं जैसे जूट बैग्स तो चलो छोटे छोटे हो गए। अब जैसे बड़ा कोई चीज़ है बहुत एकदम बल्क में रखना है तो उसके लिए हम लोग सेलोज या ग्रेनरीज का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया